ओके, सो जहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ लेक्चर का छोटा सा पार्ट जो रह गया था। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है। अब हमारी एक कल्चर प्लेट है, उसके अंदर सारे हमारे होस्ट पड़े हुए हैं। उनमें से कुछ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेंट होंगे बट नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेंट होंगे बट रिकॉम्बिनेंट वाले होंगे। तो हम इन सबको डिवाइड कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा। हम भाई एक चीज़ को हम माइक्रोस्कोप से पकड़ पकड़ के नहीं देख सकते हैं, और इतना माइन्यूटली हम अभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते किसी मशीन का इस्तेमाल करके। तो हमें कहाँ से पता चलेगा। सो वी यूज़ अ सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन एलिमिनेशन प्रोसीजर। तो हम एक अपनी कल्चर प्लेट लेते हैं और उसमें अपने सारे होस्ट डाल देते हैं। अब उस कल्चर प्लेट में क्या क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम रहता है, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स हमारी जो सेल होगी उसको सर्वाइव करने के लिए खाने की भी ज़रूरत होगी। तो एक न्यूट्रिएंट मीडियम रहता है, उसके अंदर हम होस्ट डाल देते हैं और डाल देते हैं एम्पीसिलिन। प्लेट वन में एम्पीसिलिन डालते हैं। अब एम्पीसिलिन डालने से क्या होता है कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले थे, अरे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे, सॉरी सॉरी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो थे, हमने क्या देखा कि ई कोलाई के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है। तो जैसे ही हमने एम्पीसिलिन डाला, वो मर गई, क्योंकि उसके पास तो एम्पीसिलिन को रेजिस्ट करने का जीन ही नहीं था। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेंट वाली आई। अब ट्रांसफॉर्मेंट वाली के अंदर हमने अपना रेट्रो अरे सॉरी वेक्टर डाल के रखा हुआ था, और वेक्टर के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट थी। तो अब अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेंट वाली है, उसके दोनों जीन इंटैक्ट भी रहेंगे, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन दोनों के इंटैक्ट भी हैं। तो हमारा फर्स्ट कल्चर प्लेट में हमारे जो ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स रहते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन हो जाती है। तो हेयर ट्रांसफॉर्मेंट सर्वाइव बिकॉज दे हैव प्लाज्मिड्स विथ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। यहाँ पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब इसके बाद बारी आएगी हमारे लेक्चर 6 को, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो अब हम आएंगे लेक्चर 6 पे। तो लेक्चर 6 में न्यूट्रिएंट मीडियम में ही है हमारी एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन को जिसमें हमारी अब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाली तो मरी गई, बची ट्रांसफॉर्मेंट के दोनों टाइप्स, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली। तो इसको हमने कह दिया मास्टर प्लेट। अब इसके ऊपर हम एक वुडन ब्लॉक रखते हैं, लकड़ी का एक टुकड़े टाइप का रखते हैं, और उस पे डैब उसको मतलब ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो उस पर थोड़े से पिक हो जाएं, थोड़े सैंपल्स पिक हो जाएं। अब ये जो बैक्टीरिया है, इकोलाई के बैक्टीरिया, जो इकोलाई बैक्टीरिया जो इसकी खासियत है, या इस मतलब बायोटेक में ही जितनी भी कॉलोनीज रहती हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज रहती हैं, ये सिमिलर वाली एक तरफ ग्रो करती हैं और डिसिमिलर वाली एक तरफ ग्रो, मतलब सिमिलर वाली एक साइड पे ग्रो करती हैं। जैसे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली होगी वो एक तरफ होगी और रिकॉम्बिनेंट वाली एक तरफ होगी। तो हमारा मात्र काम इतना है कि बस हम पता लगा लें कि किस साइड वाली कौन सी है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो जोन किसका है, और फिर हम जो भी जोन होगा उसको पिक करके अपना बाकी की कल्चरिंग कर सकते हैं। तो जब हम वुडन ब्लॉक को उठाते हैं, तो हम थोड़ा सा पोर्शन एक साइड का उठा लेते हैं, थोड़ा सा पोर्शन एक साइड का उठा लेते हैं, और फिर उन दोनों को उठा करके डाल देते हैं टेट्रासाइक्लिन में। न्यूट्रिएंट मीडियम अभी भी है, लेकिन हमने पिछली बार जैसे एम्पिसिलिन डाली थी, इस बार हमने टेट्रासाइक्लिन डाल दी। अब टेट्रासाइक्लिन डालने पे खेल थोड़ा पलट जाता है। क्या होता है कि जो हमारी रिकॉम्बिनेंट वाली थी, जब हमने बैम H1 का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया, तो उसने तो जा करके टेट्रासाइक्लिन जीन को काट ही दिया था, उसी की जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा था। तो वो तो जीन हट ही गई। अब टेट्रासाइक्लिन में वो वाली मर जाती है जो रिकॉम्बिनेंट वाली रहती है। तो हेयर ओनली द नॉन रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव्स एज दे हैव इंटैक्ट tetracycline gene, whereas recombinant dies as tetracycline gene is cut to insert gene of interest। ठीक है। तो अब हम पता कैसे करेंगे, अब जो हमारी वाली रिकॉम्बिनेंट वाली थी तो वो तो मरी गई। अब हमें पता चल जाएगा कि ठीक है, जैसे ऊपर वाली जो थी वो नॉन रिकॉम्बिनेंट थी, वो बच गई, इसका मतलब कि हमारे काम की जो है वो नीचे वाली है। हमें ऐसे पता चल जाएगा, फिर हम वापस जाएंगे अपनी मास्टर प्लेट पे और वहां से उठाएंगे। तो ये तरीका होता है। तो अब इसी की एक बार थ्योरी रीड कर लेते हैं कि वी क्रिएटेड अ कॉपी ऑफ one plate या first plate, place wooden block, take up E. coli, put it in plate 2। E. coli supposed to grow at same position in plate 2 like in plate 1। जैसे हमने प्लेट 1 में ग्रो करवाया, उसी तरह से हम प्लेट 2 में ग्रो करवाएंगे। जब हमने एम्पीसिलिन डाला न्यूट्रन मीडियम में, तो सिलेक्शन बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाली एलिमिनेट हो जाती है। फिर टेट्रासाइक्लिन जब डाला, तो सिलेक्शन बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है, और इसमें रिकॉम्बिनेंट वाली एलिमिनेट हो जाती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। In plate 2, recombinant dies as tetracycline resistant gene damage।
We can locate its position from plate 1, take them out, culture them separately. Haircut should be made within any of the antibiotic resistant gene. अच्छा, अब मान लीजिए कि हमें अ, अभी तो जैसे ये वाला जो हमने बनाया अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डाला होस्ट के अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो ये वाला जो था ये तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो गया। कि इसमें अगर कोई एट्रोसिटीज होती हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो इसमें एम्पिसिलिन से तो इसको कोई खतरा नहीं है, अगर वो हमारा रिकॉम्बिनेंट है, प्रॉपर रिकॉम्बिनेंट है अगर, तो या अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है तो उसको एम्पिसिलिन से तो कोई दिक्कत नहीं है। एम्पिसिलिन तो वो आराम से सर्वाइव कर लेगा। लेकिन अगर हमें इसी का जस्ट उल्टा करना होता, तो अगर हमने PRU1 का इस्तेमाल किया होता तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कट गया होता, तब हम फर्स्ट प्लेट में टेट्रासाइक्लिन डालते और सेकंड प्लेट में एम्पिसिलिन डालते। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आया है, उसके हिसाब से आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली ये प्रोसेस जितनी सुनने में आसान लग रही है उतनी करने में आसान नहीं होती है, और करने में दुनिया भर का नाटक होता है। तो जो है पहले तो आदमी इतनी मुश्किल से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाले, उसके बाद चलें उसको दो दो कल्चर प्लेट में ट्रांसफ़र करें, पहले एम्पिसिलिन डालें फिर टेट्रासाइक्लिन डालें, ये करें वो करें, तो इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। सिंस द अबव मेंशन्ड method of selection is a cumbersome process. Since multiple platings are required, we can use another plasmid. एक और प्लाज्मिड है जिसका नाम है PUC8, जो ब्लू वाइट कॉलोनी में सिलेक्शन करवा देता है हमारा। अब ब्लू वाइट कॉलोनी का क्या चक्कर है कि इसमें होता क्या है कि जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे अपने प्लाज्मिड PBR322 की, अब हम उसको छोड़ देते हैं एक तरफ। अब हम एक दूसरे प्लाज्मिड की तरफ आ गए हैं, एंड दैट इज PUC8। अब मैम का कहना है कि PUC8 का ना डायग्राम दिया हुआ है, ना जो है उसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो उन्होंने एक बेसिक सा डायग्राम बना के दिखाया है कि उसमें एक तरफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है उसी सेम लोकेशन पे जहाँ पर प्लाज्मिड में था, हमारे नॉर्मल प्लाज्मिड में था। और ये इसमें क्या हो गया है कि जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था उसमें हमने उसकी जगह पे अब यहाँ पे लैक्सी जीन आ गया है। लैक्सी जीन, लैक जेड जीन भी लोग कहते हैं इसको, लैक्सी जीन भी कहते हैं। और इसमें इसको इस प्लाज्मिड को इस्तेमाल करने का हमारा एकमात्र मोटिव बस इतना है कि एक बार में हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो लैक्सी जीन क्या रहता है कि इट हैज़ रिकॉग्निशन साइट फॉर मैनी रिस्ट्रिक्शन जीन। बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन जीन्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं सॉरी, जिनकी मतलब रिकॉग्निशन साइट इसके ऊपर रहती है, जस्ट लाइक एनी अदर प्लाज्मिड। और ये क्या करता है कि ये क्योंकि एक जीन है तो ये प्रोड्यूस करता है गैलेक्टोसाइडेज। गैलेक्टोसाइडेज नाम का एक एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है। और इस जो एंजाइम है इसका लैक्टो बी लैक्टोसाइडेज नहीं सॉरी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो प्रोड्यूस करता है। और इसका काम रहता है कि सबस्ट्रेट का नाम है एक्स गैल को ये कन्वर्ट कर देता है, इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, रिड्यूस कर देता है एक तरह से प्रोडक्ट में। और वो जो प्रोडक्ट है उसका नाम हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। और एक्स गैल जो है उसको एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहा गया है। क्रोमोजेनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कलर बदल रहा है। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ऐसा सबस्ट्रेट जो क्रोमोजेनिक हो, जीन का कलर बदल देता हो। PUC8 का हम अगर ब्रेक डाउन इसका नाम का समझ लें तो P का मतलब है प्लाज्मिड, UC का मतलब है डेवलप्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और 8 उसका नंबर है तो PUC-8। और अब इसमें करने से क्या होता है कि जब हम इसमें इसी एक ही प्लेट पे हमारा सारा काम हो जा रहा है, वी ट्राई टू इंसर्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट विथ लैक्सी जीन यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब हमने लैक्सी जीन का इस्तेमाल करके जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की कोशिश करी, तो वही दो ऑप्शन है भाई हमारे पास कि या तो वो जीन चला जाएगा या तो नहीं जाएगा। तो हमारे पास दो टाइप के रिकॉम्बिनेंट हो गए, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। और होस्ट भी हमारे पास तीन टाइप के हो जाएंगे, एक जो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुए, एक जो ट्रांसफॉर्म हुए बट नॉन रिकॉम्बिनेंट के साथ हुए, और एक जो ट्रांसफॉर्म हुए लेकिन रिकॉम्बिनेंट के साथ हुए। तो क्या होएगा कि प्लेट में हमें दिख जाएंगी दो तरह की कॉलोनीज, एक वाइट होंगी और एक ब्लू होंगी। तो कल्चर प्लेट में हमने मतलब एक प्लेट ली, उसमें अपना कल्चर डाल दिया, उसमें एम्पीसिलिन डाल दिया और एक्स गैल डाल दिया। तो एम्पीसिलिन डालने से क्या हुआ इस प्लेट में कि
एम्पीसिलिन डाला तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाली मर गई, क्योंकि उनके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। फिर जब हमने एम्पीसिलिन डाला तो हमारी दोनों मतलब ये एंटी जो है हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ये हट गया। अब दो कलर की हमारे पास बची, एक वाइट और ब्लू। वाइट क्या होता है, मतलब वाइट नहीं कहेंगे उसको, एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट कहेंगे, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब हमारे जिसमें जीन में कट लग गया, समझिए बात को, कि लैग्जी जीन ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रही थी लेकिन उसमें कट लग गया और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जा करके उसमें चिपक गया। तो इसका मतलब कि हमारी लैग्जी जीन हट चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है या डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इसीलिए वाइट वाला जो है वो रिकॉम्बिनेंट है, और जो ब्लू कलर अभी भी प्रोड्यूस कर रही है उसमें कोई कट नहीं लगा है, वो बढ़िया फंक्शन कर रही है, अपना नॉर्मल है वो, इसीलिए वो हमारी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली हो जाएगी। तो ब्लू कॉलोनीज का मतलब है नॉन रिकॉम्बिनेंट, व्हाइट कॉलोनीज का मतलब है रिकॉम्बिनेंट। एम्पीसिलिन में खाली ट्रांसफॉर्मेंट वाली सर्वाइव करेंगी। एक्स गैल का मतलब है कि वी हैव इंटैक्ट। एक्स गैल हमने जब डाला तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि नॉन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली हैव इंटैक्ट लैग्जी जीन प्रोड्यूसेस बीटा गैलेक्टोसाइडेज कन्वर्ट एक्स गैल इनटू ब्लू कलर एंड ब्लू कॉलोनीज हेंस आर फॉर्म्ड। तो ये है इसमें। और आर वाली में क्या होता है कि कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हो क्योंकि लैक्सीजीन कट हो गया है, और कोई भी उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, इसीलिए कोई भी ब्लू कलर नहीं बनेगा। इंटर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एक शब्द होता है, इसका मतलब समझें कि हमने कोई चीज़ किसी में इंसर्ट करी, मतलब हमने अपने प्लाज्मिड में या जो भी हमारा वेक्टर था, हमने उसमें कुछ चीज़ इंसर्ट करी, इंसर्शनल किया, इंसर्ट किया, और वो इनएक्टिवेट हो गया। एक चीज़ इंसर्ट करी और दूसरी चीज़ इनएक्टिवेट हो गई। तो हमारे इंसर्ट करने की वजह से अगर कुछ इनएक्टिवेट हो जाता है तो उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। जैसे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो टेट्रासाइक्लिन हमारी इनएक्टिव हो गई, या हमने जब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिव हो गया। तो दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ड्यू टू द इंसर्ट ऑफ एन एलियन डीएनए विद इन अ पर्टिकुलर जीन, दैट जीन बिकम्स इनएक्टिव। जब हम किसी जीन के अंदर कोई फॉरेन या एलियन डीएनए ऐड कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर जीन इनएक्टिव हो जाती है, और उसी को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322, फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई जीन। तो एक्स की जगह पे कुछ नहीं है, और वाई की जगह पर उसके साइट पर PVU2 है, जो कि साइट होती है, मतलब वहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा ROP, और ROP का काम होता है रेप्लिकेशन के टाइम पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो रहते हैं उसमें। तो एक्स, और एक्स तो हमारा ओराई है, तो द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA, एंड वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। डी आंसर इसमें करेक्ट है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, फिर से एक डायग्राम दिया हुआ और पूछा है कि इकोलाई की जगह पर इकोलाई कट लगा रही है एक ऐसे एंजाइम पर जहाँ पे बी गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है। तो इन द अबव रिप्रेजेंटेड plasmid, an alien piece of DNA is inserted at eco R1, sorry, not E. coli, eco R1 site. Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? तो एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो दोनों तो जीन इंटैक्ट हैं ही हैं। फिर ब्लू कलर नहीं आएगा क्योंकि वो जो ब्लू कलर प्रोड्यूस करने वाला था वो ऑलरेडी हमने हिंडर कर दिया, उसको हमने जो है काट दिया है, तो ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। व्हाइट कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड, ये सही आंसर है। और ब्लू कॉलोनीज ग्रोन ऑन एम्पीसिलिन प्लेट कैन बी सिलेक्टेड। ब्लू कॉलोनीज को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ब्लू से वाला जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट रहेगा। फिर द ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड विद which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substance. The blue-colored colonies have DNA insert in the plasmid and they are identified as recombinant colonies. तो ये वाला जो है वो गलत होगा, क्योंकि जब हमने इंसर्ट कर दिया प्लाज्मिड तो ब्लू कलर नहीं प्रोड्यूस होगा। The colonies without blue color have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant colonies. तो ये वाला सही होगा। Statement 1 is wrong and the second one is correct.